नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं राकेश याग आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। आपकी मेहनत ये रंग लाई है। आपने जितना भी सहयोग किया बहुत सहयोग किया, आपने नहीं किया तो भी बहुत सहयोग किया। अगर आपने नहीं किया है तो अब कर देना, क्योंकि अब आपका भाई रुकने वाला नहीं है। अब आपको रोजाना क्लास मिलने वाली है और बहुत अच्छे से मैं आपको साइंस करवाने वाला हूं। पूरी साइंस में आपको करवाने वाला हूं। बिल्कुल भी किसी प्रकार से हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। हमारा एक ही मकसद है, हमें साइंस पढ़नी है। बस साइंस पढ़नी है, चाहे वो एग्जाम कैसी भी हो, चाहे वो एसएससी की हो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस या फिर आरआरबी की हो, चाहे वो बैंक की हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, चाहे वो पुलिस के एग्जाम हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, हमें साइंस पढ़नी है और हर एग्जाम के लिए पढ़नी है। हम किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं, हम सभी एग्जाम के लिए साइंस पढ़ेंगे और पूरे अद्भुत तरीके से पढ़ेंगे। और पढ़ाएगा आपका भाई और पढ़ेंगे मेरे भाई आप। आपको पढ़ना पड़ेगा, छोटे पढ़ना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। और इतना शानदार मैं आपको पढ़ाऊंगा, इतना ज़बरदस्त मैं आपको पढ़ाऊंगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री नहीं करवा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चों के दिमाग में होगा पता नहीं सर को केमिस्ट्री आती है कि नहीं आती। दोस्त मेरा सब्जेक्ट ही केमिस्ट्री है। मैं एमएससी केमिस्ट्री से हूँ, मैं एमएससी ही केमिस्ट्री से हूँ, तो केमिस्ट्री मेरे को बहुत अच्छी आती है। मतलब पकड़ अच्छी है। आने का मतलब ये नहीं होता कि मेरे को सब कुछ आता है। हाँ, पकड़ अच्छी है। केमिस्ट्री में आपको और भी ज़बरदस्त करवाऊंगा। जैसे मैंने आपको बायोलॉजी करवाई है ना, उससे भी बेहतर मैं आपको केमिस्ट्री करवाने वाला हूँ। बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए अपने भाई को, उसके बाद हम केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे। आपका जो क्वेरी आ रही थी बार बार मेरे पास कि सर केमिस्ट्री कब स्टार्ट करवाओगे, तो बहुत जल्द, जैसे ही बायोलॉजी खत्म होगी उसके बाद हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। और बायोलॉजी कितनी क्लास आएंगी? बायोलॉजी की 15 से 20 क्लास के बीच में हम क्या कर देंगे, बायोलॉजी को खत्म कर देंगे, फिर हम केमिस्ट्री को ही स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक बचा है, माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा को पढ़ने के बाद मैं आपको एक नया टॉपिक करवाऊंगा। वैसे आपको थंबनेल में तो कुछ और दिखाई दे रहा होगा, लेकिन थंबनेल के ऊपर मत जाओ। मैं आपको आज थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ा के फिर उस टॉपिक के ऊपर चलूंगा जो मैंने आपको थंबनेल में दिखा रखा था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको पसंद आने वाला है। सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, शेयर चैनल वीडियो को जरूर कर दे, आपसे रिक्वेस्ट है शेयर कर दे। आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज, आप शेयर कर दो वीडियो को। अब हम चर्चा करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। और माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? जीवाणु के बारे में पढ़ चुके हैं, हम विषाणु यानी वायरस के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है कवक, उसके बाद आता है उसके बाद आता है प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ। और उसके बाद आता है माइकोप्लाज्मा। क्या आता है? माइकोप्लाज्मा। ये 5 टॉपिक हम सूक्ष्म जैविकी में पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में। तो मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ, ये पढ़ा चुका हूँ और ये अभी पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको ये क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी? क्योंकि बाबू ये जो है ना, ये प्लांट किंगडम के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? प्लांट किंगडम के पार्ट हैं। जब हम प्लांट किंगडम का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको ये बताऊंगा। प्लांट किंगडम वाले टॉपिक में मैं आपको ये बताने वाला हूं, क्योंकि वहां पर हम एक लय बना लेंगे, हम वहां पर एक सीरीज बना लेंगे, तो हमारे यहाँ वहां क्लियर हो जाएंगे कवक और प्रोटोजोआ। तो यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम उनको प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे 2-3 क्वेश्चन इसके साथ साथ और क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये प्लांट किंगडम का पार्ट है, तो हम वहीं पढ़ेंगे इनको। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वायु प्रदूषण के बारे में। किसके बारे में? वायु प्रदूषण के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आपसे पूछा जा सकता है। माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा की अगर चर्चा करते हैं तो माइकोप्लाज्मा की जो खोज की थी वो किसने की थी? दोस्तों एक तो था नोकार्ड नाम का व्यक्ति, नोकार्ड नाम का व्यक्ति, एक तो नोकार्ड नाम का व्यक्ति था और एक था रोक्स नाम का व्यक्ति। नोकार्ड व रोक्स ने 1898 में इसकी क्या की थी? खोज की थी। ध्यान रखना है आपको अच्छे से। माइकोप्लाज्मा की खोज नोकार्ड और रोक्स ने कब की थी? 1898 यानी 1898 ईस्वी में इसकी खोज की थी माइकोप्लाज्मा की। खोज करने के बाद इसको नाम क्या दिया था? इसको नाम भी आपको ध्यान रखना है। इसको नाम दिया गया, नाम क्या दिया गया था? इसको नाम दिया गया था PPLU। क्या नाम दिया गया था? PPLU। और ये तो इसका पहला नाम था। दूसरा नाम भी आपको ध्यान रखना है, दूसरा नाम इसको नाम दिया गया था प्लूरोनियोनिया।
न्यूमोनिया, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये इसको नाम दिया गया था, यानी PPLU भी इसको कहा गया था और इसको प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा गया था। किसके द्वारा? नोकार्ड और रोक्स नाम के व्यक्ति के द्वारा। नोकार्ड और रोक्स नाम के वैज्ञानिकों ने 1898 में माइकोप्लाज्मा की खोज की और इसको नाम दिया PPLU और प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये बात आपको समझ में आई? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब बात आती है कि ये माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, तो ध्यान रखना, ये आवरण रहित प्रोकैरियोटिक होते हैं। आवरण रहित प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक होते हैं, आवरण रहित प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब समझना इसका मतलब क्या है। देखो, प्रोकैरियोटिक तो आप समझते हैं जिसमें केंद्रक नहीं होता, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। यानी जिस जीव में केंद्रक नहीं पाया जाए कोशिका के अंदर, उस जीव को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव बोलते हैं। तो माइकोप्लाज्मा के कोशिका में किसी भी प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए क्या है ये एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक जीव है। आवरण रहित का मतलब क्या हो गया? जैसे हमने जीवाणु को पढ़ा था, जैसे हमने विषाणु को पढ़ा था ना, तो देखो जीवाणु के चारों ओर एक परत पाई गई थी, उसको हमने बोला था कैप्सूल। क्या बोला था? कैप्सूल बोला था। और जिन जीवाणुओं के चारों ओर कैप्सूल का आवरण पाया जाता है वो सबसे अधिक हानिकारक होते हैं, ये बात हमने पढ़ी थी। और विषाणु के चारों ओर जो आवरण होता है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन का, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। तो ये बात मैंने आपको विषाणु वाले टॉपिक में बताई थी। तो जीवाणु के चारों ओर भी आवरण होता है, विषाणु के चारों ओर भी आवरण होता है, लेकिन इस माइकोप्लाज्मा के चारों ओर आवरण नहीं होता। आवरण रहित का मतलब क्या है? आवरण नहीं पाया जाता, इसके चारों ओर किसी प्रकार की परत नहीं पाई जाती है। किसके चारों ओर? माइकोप्लाज्मा या फिर PPLU के चारों ओर। ये बात आपको समझ में आई होगी? बिल्कुल आई है, मुझे पता है। अब एक बात आपको और ध्यान रखनी है, ये जो माइकोप्लाज्मा है, इस माइकोप्लाज्मा का एक उपनाम भी आपको ध्यान रखना है। इसका एक उपनाम भी आपको ध्यान रखना है। इसको पादप जगत का जोकर कहा जाता है। पादप जगत का जोकर कहा जाता है। किसको? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या फिर PPLU या फिर माइकोप्लाज्मा को क्या कहा जाता है? पादप जगत का जोकर कहा जाता है। पादप जगत का जोकर कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों, सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो यही होती है PPLU। सबसे छोटी कोशिका यही होती है PPLU। सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करते हैं तो सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? PPLU। यही है वो PPLU जो हमने अभी पढ़ा है। इतनी बात आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है, माइकोप्लाज्मा के बारे में। कहने का मतलब मैंने आपको माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट करवा दी। और माइक्रोबायोलॉजी के 2 टॉपिक हैं, कवक और प्रोटोजोआ, वो हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर उनसे संबंधित 2-3 क्वेश्चन और बन जाएंगे। वो यहाँ पर नहीं बनेंगे और यहाँ पर आपको याद नहीं रहेंगे, बन तो जाएंगे लेकिन याद नहीं रहेंगे। इसलिए मैं आपको वो दोनों टॉपिक में आपको प्लांट किंगडम वाले टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब ये तो हमारी माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट हो गई। जैसा कि आपको पता है, हमने थंबनेल में लिख रखा है वायु प्रदूषण, तो आज हम वायु प्रदूषण के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, है ना। अब हमारा जो अगला टॉपिक आएगा ना, नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या होने वाला है? नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बाबू, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, ये हमारा मेन टॉपिक है। प्रभावित करने वाले कारक, ये हमारा मेन टॉपिक है। इसी टॉपिक के ऊपर हम अलग अलग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और मानव स्वास्थ्य को सबसे पहले प्रभावित करने वाले कारक में हम किसको पढ़ेंगे? प्रदूषण को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? प्रदूषण को। अब प्रदूषण तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है ना। ये बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। तो इन्हीं प्रदूषण के बारे में पढ़ने वाले हैं, इन्हीं प्रदूषणों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है ना। तो पहले प्रदूषण होता क्या है? प्रदूषण का मतलब अगर वायु की बात करें तो वायु प्रदूषण में क्या होगा? वायु प्रदूषित हो जाएगी। कहने का मतलब वायु में क्या हो जाएंगे? हानिकारक पदार्थ मिल जाएंगे। जल प्रदूषण की अगर बात करते हैं तो जल में हानिकारक पदार्थ मिल जाएंगे, उसको जल प्रदूषण बोल देंगे। ध्वनि प्रदूषण का मतलब आवाज हो जाएगी, उसको हम ध्वनि प्रदूषण बोल देंगे। तो ये सभी प्रदूषण हम पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम पढ़ने वाले क्या हैं, तब तक आप पढ़ नहीं सकते।
जब तक आप ये नहीं पहचान लोगे कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप पढ़ नहीं सकते। तो आपको पढ़ना है प्रदूषण, और प्रदूषण में भी पहला प्रदूषण कौन सा पढ़ना है? वायु प्रदूषण। किसको पढ़ना है? सबसे पहले वायु प्रदूषण को पढ़ना है। और प्रदूषण को हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बच्चा हम क्या कर रहे हैं? मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कर रहे हैं। तो मानव स्वास्थ्य को कौन प्रभावित कर सकता है? प्रदूषण। यानी प्रदूषण है ना, वो मानव स्वास्थ्य को क्या करता है? खराब करता है, यानी मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसलिए हम प्रदूषण को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो वायु प्रदूषण की चर्चा करते हैं। सबसे पहले वायु प्रदूषण किसे कहा जाता है, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं पूछेगा आपसे, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए वायु प्रदूषण होता क्या है। तो वायु प्रदूषण के बारे में आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडल में हानिकारक पदार्थों के मिल जाने से वायु की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। वायु की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, जिसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल आइए समझने की, इसमें कोई मतलब टफ बात है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सी है। जो वायुमंडल है उसमें हानिकारक पदार्थ अगर मिल जाएंगे तो हमारी जो वायु है ना, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, उसकी क्वालिटी में कमी आ जाएगी। तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं? उस घटना को बोलते हैं वायु प्रदूषण। क्या बोलते हैं बाबू? वायु प्रदूषण बोलते हैं। ये तो सिंपल सी बात है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है वायु प्रदूषक की। किसकी बात आती है? वायु प्रदूषक। ये वायु प्रदूषक होते क्या हैं? यानी वायु को प्रदूषित करने वाले कारक, वायु को प्रदूषित करने वाले पदार्थ, वायु को प्रदूषित करने वाले पदार्थ जो है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम वायु प्रदूषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायु प्रदूषक। यानी जो वायु होती है, वायु को प्रदूषित करने वाले जो पदार्थ होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? और वायु प्रदूषक बोलते हैं। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि वायु प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? इनके प्रकार की चर्चा करते हैं। तो वायु प्रदूषक, ध्यान रखना बाबू, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वायु प्रदूषक 3 प्रकार के होते हैं। और 3 प्रकार कौन कौन से हैं? वायु प्रदूषक की अगर चर्चा करें तो वायु प्रदूषक जो है ना, वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, उनकी चर्चा हम करते हैं। तो वायु प्रदूषक की अगर हम चर्चा करें तो वायु प्रदूषक में 3 प्रकार है। पहला है गैसीय वायु प्रदूषक, गैसीय वायु प्रदूषक 1 नंबर। 2 नंबर, पहला है गैसीय वायु प्रदूषक। 2 नंबर अगर चर्चा करें तो 2 नंबर है कणिकीय वायु प्रदूषक। दूसरा है कणिकीय वायु प्रदूषक, ठीक है। और जो 3 नंबर है उसका भी आपको नाम ध्यान रखना है। 3 नंबर है गुलित कणीय पदार्थ। गुलित कणीय पदार्थों को हम SPM भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SPM भी बोलते हैं। और ये SPM होता क्या, इसके बारे में आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपको। तो जो वायु प्रदूषक होते हैं, यानी वायु को प्रदूषित करने वाले जो कारक होते हैं, यानी जो पदार्थ होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। गैसीय वायु प्रदूषक, कणिकीय वायु प्रदूषक और गुलित कणीय पदार्थ या फिर SPM। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं गैसीय वायु प्रदूषक के बारे में। गैसीय वायु प्रदूषक के बारे में अगर चर्चा करें तो गैसीय वायु प्रदूषक क्या होते हैं? जो गैसीय अवस्था में पाए जाएं, जो गैसीय अवस्था में हों, उनको हम क्या बोलते हैं? गैसीय वायु प्रदूषक बोलते हैं। इनके उदाहरण की अगर चर्चा करते हैं, उदाहरण की अगर चर्चा करें तो कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 का मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ये 3 जो है ना, ये क्या है? ये तीनों के तीनों गैसीय वायु प्रदूषक है, क्योंकि ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और वायु को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से गैसीय वायु प्रदूषक है या नहीं है? तो ध्यान रखना, ये जो 3 है ना, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड,
NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों गैसीय वायु प्रदूषक हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं, गैसीय वायु प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। उम्मीद करते हैं बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। बात करते हैं कणिकीय वायु प्रदूषक की। कणिकीय का मतलब जो कण के रूप में पाए जाएं, जो कण के रूप में पाए जाएं, यानी कहने का मतलब जो ठोस अवस्था में हो, जो ठोस या एरोसोल, जो ठोस या एरोसोल, ठोस को हम एरोसोल भी बोल सकते हैं, जो ठोस या एरोसोल अवस्था में हो, एरोसोल अवस्था में हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कणिकीय वायु प्रदूषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कणिकीय वायु प्रदूषक बोलते हैं। जो ठोस या फिर एरोसोल अवस्था में हो उसको हम क्या बोलते हैं, कणिकीय वायु प्रदूषक बोलते हैं। और इसके उदाहरण आपको ध्यान रखने, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, कणिकीय वायु प्रदूषक के उदाहरण कौन कौन से हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक तो आपको ध्यान रखना है धुआं जो है ना वो कणीय रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, कणीय रूप में पाया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, कणीय रूप में। आई बात समझ में। धुआं हो गया, कालिक हो गई, कालिक और धुएं में अंतर होता है बाबू। कालिक हो गई, धुआं हो गया, कालिक हो गई। सूक्ष्म जो हमारी मिट्टी होती है, सूक्ष्म मिट्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म मिट्टी को हम सूक्ष्म धूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूक्ष्म धूल हो गई। धुआं हो गया, कालिक हो गई, सूक्ष्म धूल हो गई। इसी प्रकार से एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जैसे Hg का मतलब पारा, और Pb यानी शीशा। तो ध्यान रखना, धुआं, कालिक, सूक्ष्म धूल, Hg यानी पारा, Pb यानी शीशा। और एक आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, परागकण के बारे में। किसके बारे में, परागकण के बारे में। तो ये जो टॉपिक, ये जो पॉइंट है ना, ये जो उदाहरण है, ये किसके उदाहरण है, ये कणिकीय वायु प्रदूषक के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, कणिकीय वायु प्रदूषक के उदाहरण है। बच्चा ध्यान रखना ये बात, कणिकीय वायु प्रदूषक के उदाहरण है। तो मैंने आपको दो करवा दिए। मैंने आपको गैसीय वायु प्रदूषक में करवाया है कि जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं उसको हम गैसीय वायु प्रदूषक बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। फिर मैंने आपको बताया कणिकीय वायु प्रदूषक के बारे में, यानी जो कण के रूप में पाए जाते हैं, या फिर जो ठोस या फिर एरोसोल अवस्था में पाए जाते हैं ना, उनको हम कणिकीय वायु प्रदूषक बोलते हैं। और उसमें कौन कौन से आते हैं, धुआं हो गया, कालिक हो गई, सूक्ष्म धूल हो गई, पारा हो गया, शीशा हो गया और परागकण हो गए। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये कणिकीय वायु प्रदूषक होते हैं। क्या होते हैं, कणिकीय वायु प्रदूषक होते हैं। अब परागकण क्या होता है, परागकण जो होता है ना वो पाया जाता है पौधे के ऊपर। पौधे के जो ऊपर मतलब एक आपने देखा होगा आपके शरीर के यहाँ पर लग जाता है, तो वो उस फूल से होते हैं, मतलब छोटे छोटे फूल से होते हैं, पीले पीले रंग के से, उसको बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं, परागकण। जब मैं आपको पौधों के बारे में बताऊंगा तब मैं आपको परागकण, पुंकेसर, स्त्रीकेसर सब कुछ बताऊंगा। अभी हमारा जीवों का मतलब मनुष्य की बात चल रही है, अभी हमारी पौधों की बात आई नहीं है। मैं जब आपको पादप विज्ञान करवाऊंगा ना तब मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा, टेंशन मत लो। परागकण क्या होते हैं, वैसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, परागकण पौधे के ऊपर पाए जाते हैं, बीज जैसे होते हैं, ठीक है। परागकण ये क्या होते हैं, ये वायु के प्रदूषक होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका। अब परागकण से संबंधित एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। परागकण से संबंधित आपको एक बात ध्यान रखनी है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है परागकण से, जो इंपॉर्टेंट बनता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों तक, अपने दोस्तों को जोड़ लें। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, आप शेयर करते हो या नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन रोजाना अगर आप एक बच्चे के पास शेयर करोगे ना तो एक दिन नहीं देखेगा, 2 दिन नहीं देखेगा, लेकिन 10 दिन के बाद एक बार तो देखेगा। और जब वो देख लेगा ना, अगर वो सच में पढ़ाई करता होगा तो उसको पसंद आएगा और वो सब्सक्राइब भी कर लेगा और हमसे जुड़ भी जाएगा। हमारा परिवार थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा बड़ा परिवार होगा तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा, मेरे को भी इंटरेस्ट आएगा। थोड़ा सा आप इस बात को समझो बच्चा, समझो। मौका जिंदगी एक बार देती है, क्या पता आपको मौका मिला हो साइंस पढ़ने का फ्री के अंदर, और मौका एक बार मिलता है, क्या पता इस मौके को आप न भुना पाओ या फिर मैं भी न भुना पाऊँ, है ना। कभी कभी आदमी डिस्ट्रैक्ट होकर के अपने कर्तव्य को भूल जाता है, जैसे मैं भी भूल सकता हूँ, जरूरी नहीं है क्योंकि मेरे को ये लगे कि भी इस चैनल से मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा टाइम खराब हो रहा है, तो क्या पता इस चैनल को मैं बंद ही कर दूँ या फिर इस चैनल के ऊपर वीडियो डालने बंद कर दूँ, तो उससे मेरे को भी लॉस हो सकता है और आपको भी हो सकता है। तो ये हम करें ही क्यों, हम पहले ही इस बात को समझ लेना, पहले इस बात को समझ लें कि आपका भी लॉस ना हो, आपके भाई बहनों का लॉस ना हो और आपके भाई का भी लॉस ना हो। आप भी फायदे में रहो, मैं भी फायदे में रहूं। आप अगर आपका फायदा कर लोगे, मेरा फायदा नहीं करोगे, तो ये तो सरासर गलत हो गया ना, ये तो कानूनी अपराध हो गया। और ऐसा कानूनी अपराध आपको करना नहीं है बाबू, आपको अपने भाई का साथ देना है।
आपका भाई आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, दिन रात नए नए प्लानिंग में लगा रहता है, किस प्रकार से मैं करवाऊँ मेरे भाइयों को, किस प्रकार से मैं पढ़ाऊँ मेरे भाइयों को, जिससे कि वो अच्छे से साइंस पढ़ लें। सच बताता हूँ मेरे दोस्त, कभी भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं आपसे गुस्ताखी करूँ, कभी भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं इसका फ़ोन नहीं उठाऊँ, कभी भी ये मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये मेरे पास मैसेज क्यों करता है। सभी मेरे भाई बहन मेरे अपने हैं और मैं अपने जैसे ही मानता हूँ उनको। बस आप थोड़ा सा मेरे को इस प्रकार से मतलब ट्रीट करो कि मैं भी आपका भाई हूँ और मैं भी आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, इस प्रकार से आपको ट्रीट करना है। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ ना, आपको ये लगता होगा कि पता नहीं क्यों बोलता है ऐसा, लेकिन दोस्त सच बताता हूँ, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ और करता रहूँगा दोस्त, करता रहूँगा, क्योंकि आप मेरे भाई हो। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, आप मेरे भाई हो, ये बात मैं आपको बार बार कहता हूँ और सच में ही हो, ये कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सच में हो। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे। अब परागकण के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है, परागकण के बारे में। परागकण जो होता है ना, परागकण, उससे होता क्या है, परागकण से कुछ बीमारियां होती हैं, वो आपको ध्यान रखना है। परागकण से कुछ बीमारियां होती हैं, तो परागकण से संबंधित जो बीमारी होती है ना, परागकण से संबंधित जो बीमारी होती है वो आपसे पूछ जा सकते हैं, तो ध्यान रखना। एक तो है श्वसन संबंधी बीमारी, श्वसन संबंधी विकृति, श्वसन संबंधी विकृति, श्वसन संबंधी विकृति यानी श्वसन से संबंधित बीमारी एक नंबर। इसके साथ साथ एक हे फीवर नाम की बीमारी आती है, एक बुखार होती है, हे फीवर, हे फीवर, हे बुखार, हे फीवर, हे बुखार नाम की क्या आती है, एक बीमारी होती है। वो भी किसके कारण होती है, परागकण के कारण होती है। किसके कारण होती है, परागकण के कारण होती है। इसी प्रकार से एलर्जी, एलर्जी भी किसके कारण होती है, एलर्जी भी परागकण के कारण ही होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी या निम्न में से कौन सा रोग परागकण की उपस्थिति से होता है या फिर परागकण के कारण होता है। तो ध्यान रखना, श्वसन संबंधी जो बीमारी होती है, सांस लेने में दिक्कत होने वाली जो बीमारी होती है वो परागकण के कारण। हे फीवर नाम की बीमारी किसके कारण, परागकण के कारण। और एलर्जी नाम की जो बीमारी है वो भी किसके कारण होती है, परागकण के कारण होती है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको 2 वायु प्रदूषक करवा दिए, जो तीसरा है उसके बारे में पढ़ते हैं, तीसरे के बारे में पढ़ते हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे वायु प्रदूषक की बात करते हैं, और तीसरा जो वायु प्रदूषक है वो है घुलित कणीय पदार्थ, घुलित कणीय पदार्थ, घुलित कणीय पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जो होते तो कण के रूप में हैं लेकिन वो वायु में घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ जो होते तो कण के रूप में हैं लेकिन वो पदार्थ इस वातावरण में किस रूप में पाए जाएं, घुलित अवस्था में पाए जाएं, उनको हम क्या बोलते हैं, घुलित कणीय पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घुलित कणीय पदार्थ बोलते हैं। यानी ध्यान रखना, ये जो पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ वातावरण में या फिर वायुमंडल में घुलित अवस्था में पाए जाते हैं, घुलित अवस्था में पाए जाते हैं, घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रहेगी, बिल्कुल रहेगी। यानी ये जो घुलित कणीय पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ वायुमंडल में किस अवस्था में पाए जाते हैं, घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं, घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। और इसके उदाहरण की बात करते हैं, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, उदाहरण की बात करते हैं। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो एक तो उड़ती हुई राख, उड़ती हुई राख जिसको हम फ्लाई ऐश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लाई ऐश। ध्यान रखना, उड़ती हुई राख यानी फ्लाई ऐश, ये क्या है, एक घुलित कणीय पदार्थ माना जाता है, फ्लाई ऐश। इसी प्रकार से आपको बात ध्यान रखनी है, कपास व धूल के कण, कपास व धातु की धूल, कपास जो होती है ना, कपास यहाँ पर राजस्थान में होती है। अगर आप एमपी बिहार से या यूपी से हैं तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कपास पता नहीं आपके यहाँ होती है कि नहीं होती, लेकिन यहाँ राजस्थान में होती है। राजस्थान में कपास बिल्कुल होती है। कपास एक सफ़ेद रंग का फूल निकालता है ना, कपास सफ़ेद रंग का फूल निकालता है जिससे रुई बनती है, जिससे क्या बनती है, रुई बनती है, वही कपास होता है। तो कपास क्या छोड़ता है, धूल छोड़ता है, कपास एक धूल छोड़ता है। वो क्या होता है, वो घुलित कणीय पदार्थ, एक वायु प्रदूषक होता है। क्या होता है, वायु प्रदूषक होता है। और धातु जो होता है, धातु से हम काम करते हैं, वो धातु भी क्या करती है, धूल छोड़ती है अपनी, वो भी वायु प्रदूषक का ही काम करती हैं। तो कपास व धातु की धूल हो गई, उड़ती हुई राख यानी फ्लाई ऐश हो गई। इसी प्रकार से कोयले की धूल हो गई, कोयले की धूल। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है एस्बेस्टस, ध्यान रखना, एस्बेस्टस आदि
ये सभी इसके क्या होते हैं, ये सभी इसके उदाहरण होते हैं। एस्बेस्टस का मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में आया होगा भाई सर ने एस्बेस्टस नहीं बताया। एस्बेस्टस का मतलब होता है कि जितने भी ये जो पत्थर होते हैं ना, पत्थर, जितने भी पत्थर होते हैं उन पत्थरों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, एस्बेस्टस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एस्बेस्टस कहा जाता है। जैसे लाल पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, जो भी ये पथरीले पदार्थ होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, एस्बेस्टस की श्रेणी में मानते हैं। क्या बोलते हैं, एस्बेस्टस, यानी एक प्रकार का आप परिवार मान सकते हो, पत्थरों का परिवार ये मान सकते हो, ठीक है, एस्बेस्टस। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये गुलित कणीय पदार्थ होते हैं जो वायु प्रदूषक का काम करते हैं। क्या करते हैं, वायु प्रदूषक का काम करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कपास की धूल किस प्रकार का वायु प्रदूषक है, तो ध्यान रखना गुलित कणीय पदार्थ है। गुलित कणीय पदार्थ प्रकार का क्या है, ये एक वायु प्रदूषक है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है इसका दूसरा नाम क्या है, इसका उपनाम, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम एसपीएम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसपीएम भी बोलते हैं, एसपीएम। एसपीएम भी कहा जाता है किसको, गुलित कणीय पदार्थों को, गुलित कणीय पदार्थों को एसपीएम भी कहा जाता है। यह बात भी आपको बाबू ध्यान रखनी है। एसपीएम का मतलब क्या है, एसपीएम का मतलब है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मटेरियल, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मटेरियल, ये इसकी फुल फॉर्म है जो आपको ध्यान रखनी है एसपीएम की, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मटेरियल, है ना, एसपीएम। इसको हम गुलित कणीय पदार्थ भी बोलते हैं और इसको हम एसपीएम भी बोलते हैं। और इसकी श्रेणी में कौन कौन आते हैं वो मैंने आपको बता दिया, उड़ती हुई राख, कपास व धातु की धूल, और इसके साथ साथ कोयले की धूल और एस्बेस्टस, ये सभी के सभी एसपीएम की श्रेणी में आते हैं और ये एक वायु प्रदूषक होते हैं। ये बात आपको याद हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने की बोल रहा हूं ना, तो खुद मेरे भी ये दिमाग में हो रहा है कि मैंने तो ये कहा था कि मैं आपको कभी स्क्रीनशॉट नहीं लेने दूंगा, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, लेकिन अभी मैं नोट्स दे नहीं पा रहा हूं। तो दोस्त यही बात है, क्योंकि मैं अभी घर से ही वीडियो बना के आपको दे रहा हूं। तो मेरे पास जो लैपटॉप था ना, उस लैपटॉप में लगभग सभी प्रकार के नोट्स थे। वैसे मैंने बनाए भी नहीं थे, मैं साथ साथ बनाता था, लेकिन अभी मैं घर हूँ तो मेरे पास बुक भी नहीं है। सच बताता हूँ, बुक भी नहीं है, इधर उधर से मतलब लेके टॉपिक तैयार करके आपको पढ़ाता हूँ और वैसा ही पढ़ाता हूँ, वही टॉपिक है, किताब वही है। किसी से फोटो मंगवा लेता हूँ, भी फोटो भेजना उस चैप्टर की फोटो भेजना, तो उससे मैं नोट्स तैयार कर लेता हूँ और आपको पढ़ा देता हूँ। लेकिन वो नोट्स नॉर्मल तैयार होते हैं, क्योंकि मेरे पास जो मैं बुक बनाता था ना, उस बुक में मैं आपको नहीं मतलब ऐड कर पा रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं वापस जाऊँगा आपको नोट्स वगैरह दे दूंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब मैं आपको एक नोट में बात बता रहा हूँ जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, भारत का जो दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर, ध्यान रखना, दिल्ली शहर, दिल्ली एसपीएम से सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। एसपीएम से सर्वाधिक प्रदूषित शहर, प्रदूषित। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत में कौन सा शहर एसपीएम से सर्वाधिक प्रदूषित है। तो एसपीएम से सर्वाधिक जो प्रदूषित है वो कौन है, दिल्ली है। कौन है, दिल्ली। ध्यान रखना, कौन है, दिल्ली। इसी प्रकार से अगर आप याद रखो तो एक बात आपको और ध्यान रखनी है, अहमदाबाद के बारे में। किसके बारे में, अहमदाबाद के बारे में। अहमदाबाद की अगर चर्चा करते हैं तो जो अहमदाबाद है ना, अहमदाबाद वो NO2 से सर्वाधिक प्रभावित या सर्वाधिक प्रदूषित NO2 से सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, अहमदाबाद। गुजरात का अहमदाबाद जो शहर है वो NO2 से सर्वाधिक प्रदूषित है, NO2 से, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से सर्वाधिक प्रदूषित शहर अहमदाबाद, और एसपीएम से सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, दिल्ली है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो कपास की धूल होती है, कपास की जो धूल होती है, कपास की धूल से एक रोग होता है। कपास की धूल से एक रोग होता है, और उस रोग का नाम आपको ध्यान रखना है, जो भारत में लगभग पाया जाता है, लगभग भारत में पाया जाता है, कपास की धूल से होने वाला रोग। और कपास की धूल से होने वाले रोग का नाम है बाइसिनोसिस। क्या नाम है, बाइसिनोसिस।
बाइसिनोसिस नाम का जो रोग है वो किसके कारण होता है? बाइसिनोसिस नाम का जो रोग है वो कपास की धूल के कारण होता है। किसके कारण होता है? कपास की धूल के कारण होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कपास की धूल से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो बाइसिनोसिस क्या है? बाइसिनोसिस। ये बात आपको याद रहेगी? बिल्कुल रहेगी। ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताई वायु प्रदूषण के बारे में। और भी बहुत सारे टॉपिक बचे हैं। वायु प्रदूषण का टॉपिक बहुत बड़ा है, लगभग 3 क्लास आएंगे वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण की 3 क्लास आएंगी, तब जाके वायु प्रदूषण कंप्लीट होगा। लेकिन कभी भी दोबारा आपको वायु प्रदूषण पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको पूरा वायु प्रदूषण करवा दूंगा। और यहां से कभी भी जिंदगी में क्वेश्चन आएगा ना, तो यहीं से आएगा, यहां से बाहर नहीं आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, बिल्कुल आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बहुत अच्छे से। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट भी किससे संबंधित है? इसी वायु प्रदूषण से संबंधित है। इसी वायु प्रदूषण का ही टॉपिक है। और वो टॉपिक क्या है? वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव। वायु प्रदूषक वायु प्रदूषकों के क्या क्या प्रभाव होते हैं? तो सबसे पहले वायु प्रदूषक की बात करते हैं, और वो हमारे शरीर में क्या करता है। देखिए, पहला जो वायु प्रदूषक है इंपॉर्टेंट, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जिसको हम CO बोलते हैं, क्या बोलते हैं? CO बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हमारे शरीर में क्या रोग पैदा करता है, क्या करता है, वो हमें याद रखना भी। किस प्रकार से हमारे मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, वही चर्चा हमें करनी है। तो बाबू मैं आपको बता दूं, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका स्रोत क्या है? कहने का मतलब ये कहां से प्राप्त होता है हमें, ये प्राप्त कहां से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके स्रोत की अगर बात करते हैं, तो जो वाहनों का धुआं होता है, वाहनों का धुआं, एक नंबर बात, वाहनों का जो धुआं होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदान करता है। क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदान करता है। इसके साथ साथ अगर बात करें फैक्ट्री का धुआं जो है वो भी क्या करता है? फैक्ट्री का जो धुआं है वो भी क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदान करता है। क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदान करता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके साथ साथ कोयले का जो दहन होता है, कोयले के दहन का मतलब कोयले को जब हम जलाते हैं, तो उससे भी हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के कुछ क्या हैं? स्रोत हैं, यानी जहां से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है, ये हमें याद रखने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड करता क्या है, ये प्रभाव क्या उत्पन्न करता है, इसके प्रभाव क्या हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा हमारे शरीर में? तो ध्यान रखना कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी जो CO है, वो किसके साथ क्रिया कर लेता है? रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से क्या कर लेता है? हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है। प्लस का मतलब क्रिया करना। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है, और क्रिया करके क्या बना लेता है? क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बना लेता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब ऐसा हीमोग्लोबिन जिसके अंदर कार्बन घुल जाए, ऐसा हीमोग्लोबिन जिसके अंदर क्या घुल जाए? कार्बन घुल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो किसके द्वारा निर्मित होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया हीमोग्लोबिन से होने पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे ही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हमारे खून में हो जाएगा, जैसे ही हमारे खून में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये बनने पर क्या हो जाता है? रक्त में O2 के वहन की क्षमता घट जाती है। O2 के वहन की क्षमता घट जाती है। O2 के वहन की क्षमता घट जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अथवा आरबीसी में O2 की कमी हो जाती है। आरबीसी में O2 की कमी हो जाती है। तो ध्यान रखना बाबू, जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होने से रक्त में जो ऑक्सीजन है उसके वहन की क्षमता घट जाती है, यानी जो वो
मतलब बह रही थी ऑक्सीजन खून के माध्यम से, वो प्रॉपर ढंग से बह नहीं पाती और हमारे शरीर में मतलब पूरे शरीर में ऑक्सीजन जा नहीं पाती है इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के कारण। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आरबीसी में किसकी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किसमें, आरबीसी में। और आरबीसी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इसको इस रोग, इसका एक रोग है, इससे एक रोग हो जाता है, यानी आरबीसी में ऑक्सीजन की कमी होने से एक रोग हो जाता है। और वो रोग आपको ध्यान रखना है कौन सा रोग होता है, उस रोग का नाम आपको ध्यान रखना है। उस रोग का नाम है हाइपोक्सिया। क्या नाम है, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, हाइपोक्सिया रोग हो जाता है। हाइपोक्सिया रोग में क्या होता है, ऑक्सीजन पूरे शरीर में नहीं पहुंच पाती, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस रोग को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया रोग बोलते हैं। और किसके कारण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है। बात आपको समझ में आ गई होगी कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, बिल्कुल आ गई, मुझे पता है। अगर आ गई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं जो भी मैं आपको करवा रहा हूं वो अच्छे से करवाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है। चलिए भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, मैं किसी एग्जाम को लेकर के तैयारी नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको पूरी साइंस करवा रहा हूं। और पूरी साइंस में सभी एग्जाम आ जाते हैं, सभी एग्जाम एक साथ ही आ जाते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हों और कुछ भी करते हो, मतलब आपको साइंस तो पढ़नी ही पड़ेगी, है ना, साइंस तो पढ़नी ही पड़ेगी। अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे 2 नंबर चर्चा करते हैं। 2 नंबर क्या है, 2 नंबर जो पॉइंट है, यानी दूसरा जो वायु प्रदूषक है उसका नाम भी हमें ध्यान रखना है। उसको बोलते हैं अदहित हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, अदहित हाइड्रोकार्बन। अदहित हाइड्रोकार्बन, अदहित हाइड्रोकार्बन। अदहित हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, तो देखो अदहित का मतलब जो पूर्ण रूप से जले न, जो पूर्ण रूप से न जले, यानी कहने का मतलब जो मतलब आधा अधूरा जल जाए, जो आधा अधूरा जल जाए उसको बोलते हैं अदहित। क्या बोलते हैं, अदहित। अदहित हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन, यानी जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाए उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो अदहित होते हैं, यानी पूर्ण रूप से जलते नहीं हैं, पूर्ण रूप से नहीं जलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अदहित हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और ये जो अदहित हाइड्रोकार्बन होते हैं ये किसका काम करते हैं, वायु प्रदूषक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, वायु प्रदूषक का काम करते हैं। और अदहित हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं उनकी चर्चा अब हम करेंगे। मैंने 2 बातें बताई, एक तो अदहित हाइड्रोकार्बन है क्या, दूसरी बात अदहित हाइड्रोकार्बन किसकी भांति काम करते हैं, वायु प्रदूषक की भांति काम करते हैं। और अदहित हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं वो हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, अदहित हाइड्रोकार्बन में की अगर उदाहरण की बात करें तो कौन कौन से अदहित हाइड्रोकार्बन होते हैं वो समझना है आपको। एक तो है 3,4 बेंजपाइरिन, 3,4 जो बेंजपाइरिन है ये एक प्रकार का अदहित हाइड्रोकार्बन है। बेंजपाइरिन यानी बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं। बेंजपाइरिन यानी बेंजीन में दोनों कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, इसलिए हमने इस किसके अंदर रखा है, इसको हाइड्रोकार्बन में रखा है। यानी बेंजीन में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों पाए जाते हैं, इसका मतलब एक प्रकार का क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और ये किसकी भांति काम करता है, ये वायु प्रदूषक की भांति काम करता है। इसी प्रकार से दूसरा है CH4 को बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं, मेथेन। तो जो मेथेन है ना, मेथेन वो भी किसकी भांति काम करता है, अदहित हाइड्रोकार्बन की भांति काम करता है। या फिर CH4 भी क्या होता है, एक प्रकार का वायु प्रदूषक होता है। क्या होता है, एक प्रकार का वायु प्रदूषक होता है। ये बात आपको समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी, मुझे पता है, ठीक है। ये इसके उदाहरण हो गए, ये क्या हो गए, इसके उदाहरण हो गए। और इस अदहित हाइड्रोकार्बन से होता क्या है, इस अदहित हाइड्रोकार्बन से होता क्या है, दूसरी बात इसके स्रोत क्या है, कहां से प्राप्त होता है ये, इसके स्रोत भाई सॉरी, ये अदहित हाइड्रोकार्बन हमें कहां से प्राप्त होगा, एक तो वाहन के ईंधन से, वाहनों के ईंधन से, यानी जब वाहनों के अंदर जो तेल डालते हैं वो जलता है ना, तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, ये CH4 और 3,4 बेंजपाइरिन, यानी कहने का मतलब अदहित हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दूसरा है जीवाश्मों के ईंधन से,
जीवाश्मों के ईंधन से, यानी जो जीव जंतुओं के जो ईंधन होते हैं, जीव जंतुओं के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको हम जलाते हैं तो उससे भी हमें क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। अब ये क्या प्रभाव उत्पन्न करता है, क्या प्रभाव उत्पन्न करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हमारे शरीर में क्या करेगा, ये जो है ना, ये फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है। क्या, किसका कारण बनता है, फेफड़ों की कैंसर का कारण, फेफड़ों की कैंसर का कारण, फेफड़ों की कैंसर का कारण बनता है। कौन, ये एल्डिहाइड हाइड्रोकार्बन या फिर CH4 या फिर 3,4 बेंजपाइरिन, ये दोनों के दोनों क्या बनते हैं, फेफड़ों की कैंसर का कारण बनते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं और एल्डिहाइड हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं, किसकी तरह काम करते हैं, वायु प्रदूषक की तरह काम करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखने का बहुत अच्छे से। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों तक, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल के ऊपर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। दूसरे वायु प्रदूषक की हमने बात कर ली, अब हम चर्चा करने वाले हैं 3 नंबर वायु प्रदूषक की। और जो 3 नंबर वायु प्रदूषक हैं वो हैं SO2 और SO3। SO2 और SO3 के बारे में चर्चा और करते हैं। ये भी दोस्तों क्या है, वायु प्रदूषक की तरह ही काम करते हैं। इसको सल्फर के ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फर के ऑक्साइड। जो 3 नंबर है हमारा वायु प्रदूषक वो है सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। और सल्फर के ऑक्साइड में कौन कौन से आते हैं, सल्फर के जो ऑक्साइड है उसमें आता है, एक तो आता है SO2, क्या आता है, SO2, और दूसरा आता है SO3। SO2 और SO3 दोनों के दोनों क्या आते हैं, सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। किसके ऑक्साइड होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। और ये वायु प्रदूषक की तरह काम करते हैं। और ये जो है ना, ये करते क्या हैं, इनका प्रभाव क्या है, इनका प्रभाव क्या है दोस्तों, ये अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। किसका कारण बनते हैं, अम्लीय वर्षा का कारण, अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं, अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। और अम्लीय वर्षा क्या होती है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं, अम्लीय वर्षा है क्या, ठीक है। जब मैं आपको आगे टॉपिक आएगा तब अम्लीय वर्षा का पूरा टॉपिक है, तब मैं आपको अम्लीय वर्षा बता दूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं अम्लीय वर्षा होती क्या है कि अगर पानी का pH मान 5.6 से कम हो जाए, अगर पानी का pH मान अगर 5.6 से कम हो जाए, वर्षा के जल का pH मान, तो उसका अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और अम्लीय वर्षा से पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, है ना, मछलियों को, इनको बहुत ज़्यादा हानि होती है, वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं अम्लीय वर्षा से। उपजाऊपनता खत्म हो जाती है मिट्टी की, है ना, तो वो उसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा का कारण यही SO2 और SO3 होते हैं। SO2 और SO3 दोनों क्या होते हैं, अम्लीय वर्षा का कारण होते हैं। किसका कारण होते हैं, अम्लीय वर्षा का कारण होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको याद रहेगी। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। वैसे मैंने आपको यहाँ पर थोड़ी सी माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ाई थी, माइकोप्लाज्मा, जो पिछले पार्ट में हम छोड़ दिए थे, वो आज मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। और इसके साथ साथ मैंने आपको वायु प्रदूषण के टॉपिक को स्टार्ट करवा दिया। वायु प्रदूषण के लगभग 2 क्लास और आएंगे, तब जाके वायु प्रदूषण खत्म होगा, है ना। बड़ा टॉपिक है वायु प्रदूषण का। उसके बाद हम ध्वनि, जल प्रदूषण सब कुछ पढ़ लेंगे। टेंशन आपको नहीं लेनी है। और यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना आप, जो मैंने आपको करवाया है ना उसी में से आपको मिलेंगे, उसी में से मिलेंगे, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। तो बच्चा दम लगा के पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। और आपको पढ़ना होगा, मेरे को पढ़ाना होगा, क्योंकि हमारा कर्तव्य है आपका पढ़ना और मेरा पढ़ाना कर्तव्य है। और हम अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाएंगे, बिल्कुल कर्तव्यपूर्ण रूप से हम अपना कर्तव्य निभाने वाले हैं और अच्छे से हम तैयारी करने वाले हैं। एक दिन हम कुछ बड़ा तो करना चाहते हैं। हम सच कहा है किसी ने कि तू बड़ा करना चाहता है, कुछ बड़ा करने से पहले तुझे कुछ, मतलब तू टॉप पे पहुंचना चाहता है। एक किसी ने बात कही है कि तू टॉप पे पहुंचना चाहता है तो इसके लिए तुझे कुछ बड़ा करना होगा। और कुछ भी बड़ा करने से पहले तुझे पढ़ना होगा, कुछ भी बड़ा करने से पहले तुझे पढ़ना होगा। जब तू पढ़ने बैठता है तो तेरा मन नहीं लगता, जब तू पढ़ने बैठता है तो तेरा मन नहीं लगता। जब तू पढ़ने बैठता है तो तुझे मतलब अपना जो मन है वो डिस्ट्रैक्ट करता है। तो आपको एक मैं बात बता दूं, आप उस मन के बाप हो और वो जो मन है ना वो आपकी औलाद है। उस मन को आप जैसे कंट्रोल करोगे ना वैसे कंट्रोल हो जाएगा। जब भी आपको मन डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, जब भी आपको मन डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे तो मन को कहना कि तू मेरी औलाद है, मैं तेरा बाप हूं। जब भी आपको अपना मन डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे तब आप कहना, ये जोर से बोलना, उसको आंख दिखाना कि तू मेरी औलाद है और मैं तेरा बाप हूं। तू बाप के ऊपर हावी होगा,
नहीं हो सकता मेरे बच्चे, नहीं हो सकता। मैं तेरे को जीत कर रहूंगा और तब तक पढ़ूंगा जब तक मैं सफल नहीं हो जाऊं। अब तब तक पढ़ूंगा जब तक मैं सफल नहीं हो जाऊं और एक दिन मैं सक्सेस होकर रहूंगा। दोस्तों, आप चाहते हैं कि मैं इंस्टाग्राम पर मेरी फोटो अपलोड कर दूं, आप चाहते हैं कि मैं फेसबुक पर मेरी हंसते हुए मुस्कान की फोटो अपलोड कर दूं, मतलब हंसते हुए फोटो अपलोड कर दूं, तो बाबू एक बात बता दूं, एक दिन ऐसा आएगा कि ये सोशल मीडिया है ना, वो खुद आपकी फोटो अपलोड करेगा। ये सोशल मीडिया खुद आपकी फोटो अपलोड करेगा अगर आप अब पढ़ लोगे तो अच्छे से। अगर आप सक्सेस हो जाओगे ना, तो आप सोच भी नहीं सकते उतना आपके लिए सोशल मीडिया कर सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो और किससे पढ़ते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। ये आज के दिन चैनल तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे पैसे कमाने के चक्कर में, पैसे कमाने भी चाहिए भाई, पैसों के बिना तो कुछ नहीं चलता, पैसे कमाने चाहिए, लेकिन वो ज्ञान नहीं देते, इतना ज्ञान नहीं देते। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही ज्ञान देता हूँ, ज्ञान देने वाले भी बहुत हैं और फालतू की बातें करने वाले भी बहुत हैं। आपको फालतू के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको जहाँ अच्छा लगे ना वहीं पढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास पढ़ो, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ बंद पढ़ो। जहाँ आपको अच्छा मिले, जहाँ पर आपको अच्छा कंटेंट मिले, जहाँ पर आपको अच्छा प्यार मिले ना, वहीं पढ़ो, वहीं पर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय। एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, लाइक करके जाना और शेयर करके जरूर जाना। अगर आप चाहते हो अपने भाई का सहयोग करना तो मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ, आप सहयोग कर देना। अगर नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, आप पढ़ो, बस मैं इतना ही चाहता हूँ, आप पढ़ो। सहयोग हो सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, मैं दोनों तरफ से हाथ जोड़ता हूँ। अगर आपसे सहयोग हो सके तो भी हाथ जोड़ता हूँ, अगर आपसे सहयोग नहीं हो सके तो भी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू। तो अच्छे से आप पढ़ रहे हैं और बिल्कुल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बाय बाय।